स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। दोस्तों शायद आपको याद होगा कि पिछले साल मार्च के महीने में एक 400 मीटर लॉन्ग कंटेनर वेसल की वजह से ग्लोबल ट्रेड लगभग रुक सा गया था। इजिप्ट के सुएज कनाल में ये मेगा शिप 6 दिनों तक डायगनली लटका रहा था, जिसके कारण 300 से भी ज्यादा कार्गो वेसल्स वहां से गुजर नहीं पाए और बाकियों को डाइवर्ट करना पड़ा। 193 किलोमीटर के इस नैरो वाटरवे के ब्लॉक होने से 12% ग्लोबल ट्रेड अफेक्टेड हुआ और हर दिन $9 बिलियन से भी ज्यादा का ट्रेड रुका रहा। दरअसल सुएज कनाल दुनिया की सबसे बिजिएस्ट शिपिंग चैनल है, जो ऑयल और रिफाइंड फ्यूल्स, ग्रेन्स और बाकी ट्रेड लिंकेजेस के साथ ईस्ट और वेस्ट को जोड़ती है। ग्लोबल ट्रेड का लगभग 12% और ग्लोबल कंटेनर ट्रैफिक का 30% सुएज कनाल से गुजरता है। हर साल लगभग $1 ट्रिलियन से भी ज्यादा के गुड्स इस चैनल के थ्रू ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं। जाहिर सी बात है कि सुएज कनाल में कंजेशन, एक्सीडेंट और ब्लॉकेज का परपेचुअल थ्रेट बना रहता है, इसीलिए इसके ऑल्टरनेटिव्स को लेकर काफी चर्चे हो रहे हैं और इसी कॉन्टेक्स्ट में एक ऑप्शन सामने आया है और वो है आर्कटिक सी रूट। दरअसल ग्लोबल क्लाइमेट चेंज की वजह से नॉर्थ पोल पिघल रहा है और इससे इंटरनेशनल ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क्स में नई अपॉर्चुनिटीज देखने को मिल रही हैं। ऐसे ही अगर ग्लेशियर्स रिट्रीट करते रहे तो एक्सपर्ट्स का मानना है कि गर्मी के मौसम में या शायद और भी लंबे समय तक आर्कटिक सी रूट को यूटिलाइज किया जा सकता है। पर नॉर्थ पोल जैसे सेंसिटिव एरिया में ऐसी एक अपॉर्चुनिटी अपने साथ कई चैलेंजेस और थ्रेट्स भी लाती है और इसीलिए इस रूट को लेकर कई सवाल पूछे जा रहे हैं। क्या ये प्रपोज्ड आर्कटिक सी रूट उतना ही वायबल है जितना माना जा रहा है? क्या ये सुएज कनाल का क्रेडिबल ऑल्टरनेटिव बन सकता है और इसके कंसिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं? आज के वीडियो में हम इन्हीं सवालों पर चर्चा करेंगे और ये भी जानेंगे कि इस मामले में इंडिया का क्या अप्रोच है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये वीडियो यूपीएससी मेंस एग्जामिनेशन के पर्सपेक्टिव से भी रेलेवेंट है और इस टॉपिक से रिलेटेड सवाल यूपीएससी GS3 के इकोनॉमिक डेवलपमेंट और एनवायरनमेंट के साथ साथ यूपीएससी GS2 के IR सेक्शन में भी पूछे जा सकते हैं। तो बिना किसी देरी के आइए शुरू करते हैं आज का डिस्कशन। सॉरी फॉर द इंटरप्शन गाइस, मेरा नाम है आदर्श गुप्ता। स्वागत है आपका स्टडी IQ में। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जो मैं आपके साथ साझा करना चाहूंगा और वो ये कि कुछ वक्त पहले ही स्टडी IQ ने अपना लाइव फाउंडेशन कोर्स लॉन्च किया था फॉर यूपीएससी प्री प्लस मेंस और उस बैच में आपका शानदार रिस्पांस रहा। सबसे पहले तो उसके लिए शुक्रिया। और उस बैच की सीट्स फुल हो चुकी हैं और उसमें जैसा आपने रिस्पांस दिया तो हमने सोचा कि क्यों ना बैच 2 में आप देर ना की जाए और बैच 2 को भी लॉन्च कर दिया जाए। और इसीलिए 11 जुलाई मॉर्निंग 8 AM से यूपीएससी फाउंडेशन बैच प्री प्लस मेंस की मॉर्निंग बैच की स्टार्टिंग हो रही है। फीचर्स प्रीटी मच सेम है। 900 घंटे से ऊपर का लाइव कोर्स है। प्री के लिए प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं, मेंस के लिए आपको आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करवाई जाएगी। करंट की पुरजोर तैयारी के लिए हमारा कैप प्रोग्राम है, विच इज करंट अफेयर्स प्रोग्राम। साथ ही साथ इस बैच की सबसे शानदार हाईलाइट है 1-to-1 मेंटरशिप। तो दोस्तों अगर आपको आज से पहले कभी भी लगता था कि यूपीएससी की तैयारी अफोर्डेबल प्राइसेस में संभव है ही नहीं, इसके अलग अलग कंपोनेंट्स हैं, इसके अलग अलग कंपोनेंट्स में आपको अलग अलग तरीके से पैसे इन्वेस्ट करने की जरूरत है, तो शायद अब आपकी सोच में बदलाव लाने का वक्त आ चुका है। स्टडी IQ इस देश के सबसे अफोर्डेबल बैच, सबसे अफोर्डेबल कोर्स के साथ आ चुका है। द ओनली थिंग दैट इज नीडेड इज योर एफर्ट एंड इज योर हार्ड वर्क। अगर आप मेहनत करने के लिए तैयार हैं तो स्टडी IQ आपके साथ है। इस बैच से संबंधित सभी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको पिंड कमेंट्स में मिल जाएंगी। अगर आप AG लाइव कूपन कोड का यूज करते हो तो आप 18,999 के डिस्काउंटेड प्राइस के साथ इस बैच को सब्सक्राइब कर पाओगे। तो दोस्तों अब आप भी इस देश के सभी एस्पिरेंट्स के साथ कहिए कि आप तैयारी हुई अफोर्डेबल स्टडी IQ के साथ। बाकी सभी अपडेट्स के लिए आप मुझे मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स पे फॉलो कर सकते हैं। दोस्तों जब हम सुएज कनाल के ऑल्टरनेटिव्स की बात कर रहे हैं तो हमें इसके हिस्ट्री और इंपॉर्टेंस को भी थोड़ा समझना होगा। नवंबर 17, 1869 में इनॉग्रेट होने के बाद सुएज कनाल ग्लोबलाइजेशन का सबसे बड़ा सिंबल बन के सामने आया। ये मैन मेड वाटरवे इजिप्ट से गुजरते हुए मेडिटेरेनियन सी को रेड सी से जोड़ता है और बाय एक्सटेंशन अटलांटिक सी को इंडियन ओशन से। 120 माइल लंबा ये कैनाल एशिया और यूरोप के बीच शॉर्टेस्ट सी लिंक है। 1875 में फाइनेंशियल इश्यूज के चलते इजिप्ट को कैनाल कंपनी के शेयर्स बेचने पड़े और ब्रिटेन ने सुएज को टेक ओवर कर लिया और अब तक यूरोपियन पावर्स के लिए सुएज कनाल एक क्रिटिकल एसेट बन चुका था। लेकिन इस कॉलोनियल हेजमनी के खिलाफ जाकर इजिप्शियन लीडर गमाल अब्देल नसीर ने 1957 में इस वाटरवे को नेशनलाइज कर दिया। 2015 में इजिप्ट के प्रेसिडेंट अब्देल फताह एल सिसी ने $8.5 बिलियन का एक्सपेंशन किया, जिससे सुएज कनाल की कैपेसिटी भी बढ़ गई और ट्रांजिट टाइम भी कम हुआ। आज हर साल लगभग 19,000 वेसल्स इस स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड वाटरवे से गुजरते हैं और इसीलिए यह अनइंटरप्टेड ग्लोबल ट्रेड का एक क्रूशियल पैसेज है।
लेकिन समय के साथ ट्रांसपोर्ट कोलैप्सेस के बढ़ते हुए आंकड़ों के कारण सुएज कनाल की वल्नरेबिलिटी भी सामने आ रही है। 80% से भी ज्यादा ग्लोबल ट्रेड सी रूट पे डिपेंडेंट है। इसलिए सुएज चैनल्स में यदि कोई भी डिसरप्शन हो तो सप्लाई चेन कॉस्ट में बिलियंस ऑफ डॉलर्स ऐड हो जाते हैं। S&P ग्लोबल प्लैट्स के मुताबिक एक 40 फुट कंटेनर को शिप करने के चार्जेस जहां 2020 में $1040 थे, वहीं 2021 में वो $4570 तक पहुंच गए हैं। इसलिए कई देशों ने सुएज कनाल के ऑल्टरनेटिव्स को एक्सप्लोर करना शुरू कर दिया है। इनमें से एक है आर्कटिक पैसेज, जहां खासकर रशिया अपने प्रेजेंस को असर्ट कर रहा है। लेकिन एक फ्रोजन नॉर्थ पोल क्या एक वाइबल ट्रेड रूट बन सकता है? एक बड़ा सवाल है। आइए इसका जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, आर्कटिक पैसेज को यूटिलाइज करने के अटेम्प्ट्स काफी पहले से ही चले आ रहे हैं। सितंबर 1846 में ब्रिटिश रॉयल नेवी के कमांड में एरेबस एंड टेरर नाम के 2 शिप्स आर्कटिक सी में अटक गए थे। वो नॉर्थ वेस्ट पैसेज की तलाश में निकले थे। नॉर्थ वेस्ट पैसेज एक सी लेन है जो नदर्न कनाडा के आइलैंड के थ्रू अटलांटिक और पैसिफिक ओशन को जोड़ता है। इससे पहले कि वो इस रूट तक पहुंचते, इन शिप्स के कैप्टन सर जॉन फ्रैंकलिन और उनके 128 क्रू मेंबर्स की मौत हो गई। उसके बाद 1906 में जाके रॉयल एम्यून्स्टन नाम के एक नॉर्वेजियन एक्सप्लोरर ने इस सी जोएज को कंप्लीट किया। पर आज आर्कटिक पैसेज उतना इनएक्सेसिबल नहीं रहा जितना वो पहले हुआ करता था। फरवरी 2021 में पहली बार एक बड़ी कमर्शियल कार्गो शिप ने नदर्न सी रूट यानी NSR का सफर तय किया, और वो भी सर्दियों के मौसम में। रशिया के नेचुरल गैस टैंकर क्रिस्टोफ दे मैर्गरी चाइना के जियांगसू से साइबेरिया के एक पोर्ट तक चला। इससे पहले 2018 में मार्क्स नाम के एक डैनिश कंपनी ने भी अपनी कार्गो शिप इसी रूट में भेजी थी। इन्हीं एफर्ट्स के कारण आज कई कंपनीज और गवर्नमेंट अपने डेवलपमेंटल प्लान्स को एक्सप्लोर कर रहे हैं, जिससे आर्कटिक रूट्स को साल भर आइस ब्रेकिंग वेसल्स के साथ एक्सेस किया जा सके। साथ ही क्लाइमेट चेंज के चलते आइस मास का रिडक्शन इन प्लान्स को और भी बढ़ावा दे रहा है। सितंबर के महीने में ग्लेशियर्स सबसे ज्यादा श्रिंक करते हैं, लेकिन ग्लोबल वार्मिंग का आइडिया इस बात से लगाया जा सकता है कि 2012 में आर्कटिक आइस कवर 3.41 मिलियन किलोमीटर तक आ पहुंचा था, जो 1979 से 2000 के एवरेज का ऑलमोस्ट हाफ था। साथ ही 2020 में सेकेंड लोवेस्ट आइस कवर रिकॉर्ड किया गया। डेटा के मुताबिक आर्कटिक बाकी जगहों के कंपैरिजन में दुगने रेट से गर्म हो रहा है, क्योंकि पिघलता आइस डार्क सर्फेसेस को एक्सपोज करता है, जिससे और भी ज्यादा सनलाइट एब्जॉर्ब होती है। ऐसा ही चलता रहा तो इंटरनेशनल ट्रेड और शिपिंग में मेजर चेंजेस आ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सुएज कैनाल से होते हुए एक वेसल को जापान से रॉटरडैम तक पहुंचने में लगभग 30 दिन लगते हैं, पर नदर्न सी रूट के थ्रू ये जर्नी केवल 18 डेज में कंप्लीट की जा सकती है। और सबको पता है कि आज की ग्लोबलाइज्ड और हाइपर कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में ट्रांसपोर्टेशन टाइम रिडक्शन कितना अहम रोल प्ले कर सकता है। इसलिए एनालिस्ट का मानना है कि आर्कटिक रूट्स को कंट्रोल करके कंट्रीज और कॉर्पोरेशंस एक कॉम्पिटिटिव एज हासिल कर सकते हैं। आइए इन रूट्स पे एक नजर डालते हैं। दोस्तों, आर्कटिक रीजन में कुछ मेजर रूट्स हैं जो अलग अलग कंट्रीज के स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट को डिफाइन करते हैं। पहला है नदर्न सी रूट, जो रशियन कोस्ट के करीब है। ऐसा प्रेडिक्ट किया जा रहा है कि मैरीटाइम रूट सबसे पहले आइस फ्री होगा और इसीलिए इसका कमर्शियल पोटेंशियल काफी हाई है। ये ईस्ट एशिया और वेस्टर्न यूरोप के बीच की जर्नी को 21,000 किलोमीटर से 12,800 किलोमीटर तक रिड्यूस कर सकता है, जिससे ट्रांजिट टाइम 10 to 15 डेज तक घट जाएगा। रशिया इस रूट को डेवलप करने में लगा हुआ है। यदि पिछले आंकड़ों की बात की जाए तो केवल 2020 में NSR के थ्रू 32.97 मिलियन टन्स का कार्गो गुजरा, जो 2019 के फिगर से 1.5 मिलियन टन्स ज्यादा था। क्रेमलिन इस फिगर को 2024 तक 80 मिलियन टन्स बनाना चाहता है और 2035 तक 130 मिलियन टन्स। दूसरा है नॉर्थ वेस्ट पैसेज, जो कनाडा के आर्कटिक ओशन के थ्रू जाता है, जहां ईस्ट एशिया से वेस्टर्न यूरोप तक का सफर पनामा कैनाल के थ्रू 24,000 किलोमीटर लंबा है। वहीं नॉर्थ वेस्ट पैसेज के थ्रू ये डिस्टेंस केवल 13,600 किलोमीटर रह जाती है। 2007 में पहली बार इसे गर्मी के मौसम में ओपन किया गया था। इसके बाद 2014 में न्यूनाविक पहली ऐसी कार्गो शिप थी जो बिना किसी एस्कॉर्ट के कनाडा के क्यूबिस से चाइना पहुंची। वैसे तो अभी इस पैसेज से जाने वाली शिप्स का नंबर कम है, लेकिन ये धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है। 2017 में टोटल 32 वेसल्स नदर्न पैसेज से गुजरे थे। वहीं 2015 में इनके नंबर्स 16 थे और 2016 में 18। लेकिन कुछ आर्कटिक एक्सपर्ट्स का कहना है कि नॉर्थ वेस्ट पैसेज कभी भी एक बिजी कमर्शियल ट्रेड रूट नहीं बन सकता। इसके वो कई रीजंस बताते हैं, जिनमें सबसे इंपॉर्टेंट है इस पैसेज का जियोग्राफिक डिसएडवांटेज।
दरअसल इस रूट में कई आइलैंड्स हैं जिससे ट्रैफिक डिस्टर्ब होता है। ऊपर से इस कैनेडियन रूट में डीप वाटर पोर्ट्स की कमी है और सर्च और रेस्क्यू कैपेबिलिटीज भी काफी लिमिटेड है। इसके अलावा नॉर्दर्न पैसेज के एक्सेस को लेकर भी कनाडा और यूएस में डिसएग्रीमेंट बना हुआ है, जहां कनाडा अपनी सोवरेनिटी क्लेम कर रहा है, वहीं यूएस इस पैसेज को इंटरनेशनली एक्सेसिबल मानता है। खैर, हमारा तीसरा रूट है ट्रांसपोलर सी रूट, जो आर्कटिक के सेंट्रल एरिया से होते हुए स्ट्रेट ऑफ बेरिंग और अटलांटिक ओशन के मुरमांस्क को लिंक करता है। लेटेस्ट स्पेसिफिक मॉडल्स के मुताबिक ये रूट 2040 तक ऑपरेशनल हो पाएगा। ट्रांसपोलर सी रूट हर साल सितंबर में एक शॉर्ट पीरियड के लिए ओपन किया जाएगा, जब आर्कटिक सी आइस अपने एनुअल मिनिमम तक श्रिंक कर जाती है। जैसे जैसे ग्लोबल वार्मिंग की वजह से आइस पिघलती रहेगी, वैसे वैसे शिपिंग पीरियड और भी बढ़ता जाएगा। अगर ऐसा हुआ तो ये रशियन नदन सी रूट को टक्कर दे सकता है, क्योंकि टीएसआर के थ्रू एशिया और यूरोप के बीच की जर्नी एनएसआर के कंपैरिजन में 1 to 5 डेज तक कम है। और चौथा रूट है दोस्तों आर्कटिक ब्रिज, जो रशियन पोर्ट मुरमांस्क के नॉर्वेजियन पोर्ट नार्विक के साथ कैनेडियन पोर्ट चर्चिल को लिंक करता है। एक्सपर्ट्स द्वारा आज ये रूट ग्रेन ट्रेड के लिए सबसे फायदेमंद बताया जा रहा है। वैसे तो ये टेक्निकली ट्रांस आर्कटिक रूट नहीं है, लेकिन इसे ऐसे डेवलप किया गया है कि वो आर्कटिक सी के थ्रू नॉर्थ वेस्ट यूरोप और नॉर्थ अमेरिका मिडवेस्ट को जोड़ सके। दोस्तों, बात जब ग्लोबल इकोनॉमी की हो और इसमें इंटरनेशनल टसल ना देखने को मिले, शायद ऐसा मुमकिन नहीं है। आज इन सारे रूट्स के पोटेंशियल को देखते हुए कई कंट्रीज इनमें हैवली इन्वेस्ट कर रही हैं, और सुएज कैनाल की ही तरह आर्कटिक भी एक नए जियोपॉलिटिकल राइवलरी का सेंटर बन के उभर रहा है। और इस सिनेरियो में दो नाम खासकर सामने आते हैं, रशिया और चाइना। दोस्तों, पिछले कुछ सालों से इन्वेस्टमेंट और पॉलिटिकल कैपिटल की मदद से रशिया आर्कटिक को डेवलप करने में लगा हुआ है। वो एनएसआर के थ्रू कार्गो शिपमेंट्स और उनके साथ न्यू लाइन रशियन न्यूक्लियर आइस ब्रेकर्स को बूस्ट कर रहा है। इस मुहिम के तहत नदन साइबेरिया में कई पोर्ट्स बनाए गए हैं जो शिपिंग लेन को और भी रोबस्ट बना सकते हैं। रशिया दावा करता है कि 2024 तक एनुअली 80 मिलियन टन्स इस रूट से गुजरेगा। रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ने मीडिया को यह कहा कि रशियन गवर्नमेंट के 10% इन्वेस्टमेंट्स पोलर डेवलपमेंट से जुड़े हुए हैं। ऐसे ही कुछ कमिटमेंट्स चाइना के भी हैं। 2021 में रिलीज हुए अपने 14th 5-year प्लान में चाइना ने प्लेज किया कि 2021 से 2025 के बीच वो पोलर सिल्क रोड यानी कि पीएसआर कंस्ट्रक्ट कर लेगा। उसी साल सितंबर में चाइनीज आइस ब्रेकर शुइलोंग 79 डेज के बाद 12th आर्कटिक साइंटिफिक एक्सपीडिशन तय करके शंघाई पोर्ट लौटा। वैसे तो चाइनीज मीडिया इसे साइंटिफिक एक्सपीडिशन का नाम दे रही है, लेकिन आर्कटिक रीजन में चाइनीज इंटरेस्ट को देख ये कहा जा सकता है कि इस एक्सपीडिशन के पीछे चाइना के नेशनल सिक्योरिटी और स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट छुपे हुए हैं। ऑब्जर्वर्स का मानना है कि आर्कटिक सी में चाइना के 3 मेजर इंटरेस्ट हैं: स्ट्रेटेजिक एम्बिशन को परस्यू करना, इकोनॉमिक सुप्रीमेसी कायम करना और ग्रेट पोलर पावर का स्टेटस हासिल करना। इन इंटरेस्ट के चलते बीजिंग अपने मल्टी $billion इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के साथ साथ पोलर सिल्क रोड को डेवलप करने में भी लगा हुआ है। रशिया और चाइना की अटेम्प्ट्स नेचुरली वेस्टर्न कंट्रीज और खासकर यूएस के लिए एक चैलेंज बन के सामने आए हैं। यूएस भी आर्कटिक इंफ्रास्ट्रक्चर में अपने इन्वेस्टमेंट्स को इंक्रीज कर रहा है। अपने कमर्शियल इंटरेस्ट को सिक्योर करने के लिए ये पावर्स आर्कटिक में अपने डिफेंस प्रेजेंस को स्टैब्लिश करने की कोशिश कर रहे हैं। पर आर्कटिक का सिग्निफिकेंस सिर्फ उसके ट्रेड रूट्स तक ही लिमिटेड नहीं है। ये रीजन मिनरल्स और एनर्जी रिसोर्सेज का भी एक हॉट स्पॉट है। दोस्तों, कमर्शियल सी लेन्स के साथ साथ आर्कटिक रीजन हाइड्रोकार्बन और मिनरल डिपॉजिट्स भी होल्ड करता है। ये डिपॉजिट्स अभी तक लार्जली अनएक्सप्लॉइटेड ही रहे हैं। एस्टिमेट्स के मुताबिक ये रीजन लगभग 90 मिलियन ऑयल बैरल्स और दुनिया के नेचुरल गैस का 1/5 कंटेन करता है। इसके अलावा रीजन में प्रीशियस मेटल्स और रेयर अर्थ मिनरल्स भी पाए जाते हैं, जिन्हें नई टेक्नोलॉजी में इस्तेमाल किया जा सकता है। साथ ही एनालिस्ट आज एक आर्कटिक कोल्ड वॉर के बारे में भी बात कर रहे हैं। उनका मानना है कि इन रिसोर्सेज को लेकर कंपटीशन के चलते आर्कटिक सी में मिलिट्री एस्केलेशन भी देखा जा सकता है। पर इस आर्कटिक रेस के खिलाफ एक मेजर इंटरनेशनल ऑपरेशन भी बना हुआ है। इन ओपोनेंट्स के मुताबिक आर्कटिक सी एक वैल्यूएबल, रिच और वल्नरेबल इकोसिस्टम को गवर्न करता है, इसीलिए शिपिंग और रिसोर्स एक्सट्रैक्शन के चलते एनवायरमेंटल डिजास्टर्स को अवॉइड करना मुश्किल होगा। दोस्तों, ये तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर सुएज कैनाल से आर्कटिक की तरफ ट्रैफिक डाइवर्ट हुआ तो पोलर रीजन में कार्बन एमिशंस बढ़ जाएंगे, जिससे आइस
और भी तेजी से पिघलेगी और इसका इम्पैक्ट सिर्फ आर्कटिक सी रूट्स में ही नहीं बल्कि दूसरे रीजन्स में भी पड़ेंगे। एक्सपर्ट्स एक और मेजर थ्रेट की चेतावनी दे रहे हैं और वो है ऑयल स्पिल्स की। बाकी जगहों के मुकाबले आर्कटिक में ऑयल स्पिल्स साफ करना और भी ज़्यादा मुश्किल है। इसके अलावा साइंटिफिक स्टडीज से पता चल रहा है कि कैसे शिपिंग ट्रैफिक ऑलरेडी फिश और मैमल स्पीसीज को अफेक्ट करते हैं, जहां नॉइज पोल्यूशन इस शांत रीजन में रहने वाले एनिमल्स के लिए काफ़ी डिस्टर्बेंस पैदा करता है। नरवाल्स, वेल्स और पोलर बियर्स के लिए मीटिंग आइस एक बहुत बड़ा थ्रेट है। आयरनी की बात है कि रशिया, जो आर्कटिक में एक्टिवली सी लेन्स को डेवलप कर रहा है, वही क्लाइमेट चेंज का एक मेजर शिकार बन सकता है। रशिया में भयानक बाढ़ और वाइल्ड फायर काफ़ी कॉमन हो चुके हैं और 2020 रशिया के लिए सबसे हॉटेस्ट ईयर रहा। ये पूरा सिनेरियो काफ़ी चिंताजनक है और इसीलिए दुनिया भर के इंस्टीट्यूशंस और ऑर्गेनाइजेशंस इंटरनेशनल रेगुलेशन और लिमिटेशंस को स्टैब्लिश करने की बात कर रहे हैं, जिनकी मदद से इस प्लैनेट के आखिरी इंटैक्ट फ्रंटियर को प्रिजर्व किया जा सके। इन सब फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए आइए देखते हैं कि आर्कटिक की तरफ इंडिया का क्या अप्रोच है। दोस्तों, भले ही आर्कटिक दुनिया का नदर्न मोस्ट एरिया हो और जियोग्राफिकली इंडिया से बहुत दूर, लेकिन क्लाइमेट चेंज और इकोनॉमिक फैक्टर्स की वजह से आर्कटिक एक इंपॉर्टेंट एरिया ऑफ डिस्कशन बन के सामने आया है। जनवरी 2021 में इंडिया ने अपने आर्कटिक पॉलिसी का ड्राफ्ट रिलीज किया, जिसके थ्रू हमने पब्लिक कमेंट्स और सजेशंस लेने की कोशिश की। आर्कटिक रिलेटेड की प्रिंसिपल्स को हाईलाइट करता हुआ ये ड्राफ्ट इंडिया को लार्जर आर्कटिक फ्रेमवर्क में प्लेस करता है। इंडियन आर्कटिक पॉलिसी IAP 5 सिग्निफिकेंट एरियाज में इंडियन एंगेजमेंट को आउटलाइन करती है। साइंस एंड रिसर्च, इकोनॉमिक एंड ह्यूमन डेवलपमेंट कोऑपरेशन, ट्रांसपोर्टेशन एंड कनेक्टिविटी, गवर्नेंस एंड इंटरनेशनल कोऑपरेशन और नेशनल कैपेसिटी बिल्डिंग। इंडिया दूसरे आर्कटिक कंट्रीज के साथ मिलकर क्लाइमेट चेंज अंडरस्टैंडिंग को और भी डेवलप करना चाहता है। इस मामले में इंडिया और रशिया की पार्टनरशिप और भी गहरी हो रही है। इंडिया ने रशिया के साथ नदर्न सी रूट में पार्टिसिपेट करने में इंटरेस्ट जताया है। दिसंबर 6, 2021 में हुए 21st इंडिया रशिया समिट में इंडिया ने आर्कटिक काउंसिल के ऑब्जर्वर के तौर पर और भी एक्टिव होने की इच्छा जताई। एक्सपर्ट्स के मुताबिक इंडिया को कई पर्सपेक्टिव से आर्कटिक के साथ उसके एंगेजमेंट को देखना होगा, जैसे साइंटिफिक रिसर्च, क्लाइमेट चेंज, लुक ईस्ट पॉलिसी और लाइक माइंडेड कंट्रीज के साथ एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट आउटलुक। तो दोस्तों, ये थी आज की एनालिसिस आर्कटिक ट्रेड रूट पे। और जैसा कि वीडियो के पहले भाग में बताया कि इस वीडियो का UPSC मेंस में रिलेवेंस है और उसी रिलेवेंस को देखते हुए एक क्वेश्चन हम आपके लिए छोड़कर जा रहे हैं, जिसे आप कमेंट सेक्शन में आंसर कर सकते हैं। एंड द क्वेश्चन इज, डिस्कस द पॉसिबिलिटीज एंड चैलेंजेस रिगार्डिंग डेवलपमेंट ऑफ द आर्कटिक सी रूट। एंड विद दिस क्वेश्चन माय फ्रेंड्स, दैट्स इट फॉर द वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी और अगर पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।